हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मस्ट टू विजिट डेस्टिनेशंस इन न्यूजीलैंड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं करीब 10 न्यूजीलैंड की मेजर डेस्टिनेशंस को कवर करूंगी। अगर आप इस वीडियो में बताई हुई डेस्टिनेशंस को कवर कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड का ट्रिप करीब आपका 15 दिन का मिनिमम बनेगा। और इस ट्रिप को कवर करने का कॉस्ट मिनिमम 5 लाख रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आएगा। अगर आप अपने न्यूजीलैंड की ट्रिप को ज्यादा अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करिए, ताकि आपके जो एकोमोडेशन के चार्जेस हैं, रेंटल कार के चार्जेस हैं, वो सारे डिवाइड हो सके या शेयर किए जा सके। अगर आप सर्दियों में न्यूजीलैंड आना चाह रहे हैं, स्कीइंग वगैरह करना चाह रहे हैं, तो मई से जुलाई अगस्त के बीच में न्यूजीलैंड की फ्लाइट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्प्रिंग या समर में न्यूजीलैंड में घूमना चाह रहे हैं तो सितंबर से लेकर मार्च के बीच में अपनी न्यूजीलैंड की फ्लाइट्स करा सकते हैं। दिसंबर जनवरी की फ्लाइट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही महंगी होती है, आप कहीं पर भी ट्रैवल करिए। लेकिन न्यूजीलैंड में अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं यानी मई से अगस्त के बीच में आ रहे हैं तो भी आपको फ्लाइट्स बहुत महंगी मिलेंगी। नॉर्थ आइलैंड में फ्लाइट्स लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे सारी डेस्टिनेशंस 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की ड्राइव पर ही है। कार ड्राइव के थ्रू या रोड ट्रिप के थ्रू आप नॉर्थ आइलैंड को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव नहीं भी करते हैं तो भी इन सारी डेस्टिनेशंस को आप इंटरसिटी बसेस के थ्रू कवर कर सकते हैं। एक्चुअली इंटरसिटी बसेस आपको कार रेंटल से सस्ती पड़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको टाइमिंग फॉलो करनी पड़ेगी और इंटरसिटी बसेस आपको मेन बस स्टॉप्स पर ही लेके जाएंगी। सिटी के अंदर आपको खुद ही घूमना पड़ेगा। उसके लिए आप लोकल काउंसिल द्वारा प्रोवाइड की गई ई बाइक्स या फिर उबर को हायर कर सकते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑकलैंड आइए, क्योंकि ऑकलैंड के लिए फ्लाइट्स के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। और क्योंकि न्यूजीलैंड आते वक्त आपको एक स्टॉप लेना ही है, तो आप चाहें तो सिंगापुर में स्टॉप ले सकते हैं। और अगर आपका स्टॉप 5 से 6 घंटे का है सिंगापुर में, तो आप वहां के फ्री सिंगापुर टूर्स एयरपोर्ट की तरफ से मिलते हैं, उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सिंगापुर के अलावा कोई और कंट्री विजिट करना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड आने से पहले, तो फिजी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। छोटी सी कंट्री है, वहां पर बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन मिक्स्ड हिंदी होती है। और इंडियन पासपोर्ट पे फिजी में आने के लिए आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। फिजी जाना जाता है अपने रिजॉर्ट्स के लिए और अपने व्हाइट सैंड बीचेस के लिए। अब डेस्टिनेशंस के बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगर आपको कोई कंट्री कवर नहीं करनी है, शॉर्टेस्ट रूट लीजिए और सबसे पहले आइए टॉप नॉर्थ इन ऑकलैंड। ऑकलैंड में आप कम से कम 2 दिन रहना चाहेंगे, इसलिए भी क्योंकि आप इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं तो आपको जेट लैग भी है। तो जितना रिलैक्स आप शुरू में करेंगे उतना ही एंजॉय आप अपनी बाकी जर्नी को करने वाले हैं। ऑकलैंड में आप स्काई टावर को मिस नहीं करना चाहेंगे, और अगर आप स्काई टावर को पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो अपना आधा दिन स्काई टावर के लिए निकालिए। स्काई टावर की एंट्री फीस है करीब $45 फॉर एडल्ट, और ये आपको लेवल 51, 53 और लेवल 60 की एंट्री देती है। प्लस कैसीनो एरिया में भी आप जा सकते हैं। स्काई टावर में ऊपर 360 डिग्री डाइनिंग और स्काई बार एरिया भी है। तो अगर आपने इन रेस्टोरेंट्स में अपनी बुकिंग कराई है तो आपको एंट्री फीस के $45 नहीं पे करने पड़ते। आप रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खा सकते हैं और फ्री एक्सेस ले सकते हैं पूरे स्काई टावर का। स्काई टावर में आप स्काई जंप और स्काई वॉक भी कर सकते हैं। स्काई जंप के प्राइसेस यहाँ पर है करीब $330 पर पर्सन एडल्ट के लिए, और स्काई वॉक के चार्जेस है $215 पर पर्सन एडल्ट के लिए। स्काई टावर सिटी सेंटर में ही है और करीब यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर आ जाता है वायाडक्ट हार्बर। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ पर घूम के आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना डेफिनेटली चाहेंगे। वायाडक्ट हार्बर के बगल में ही है कमर्शियल बे। कमर्शियल बे एक फूड एरिया है जहाँ पर आपको स्ट्रीट स्टाइल और फाइन डाइनिंग दोनों तरीके के खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। ऑकलैंड पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, इन सारी डेस्टिनेशंस को कवर किया है, तो प्लीज उन वीडियोस को जरूर देखिएगा रेफरेंस के लिए। प्योर वेजिटेरियन देख रहे हैं तो स्काई टावर से करीब 2 या 3 मिनट की वॉक पर पड़ता है सरवना भवन। वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, मैंने वहाँ का डोसा ट्राई किया था एंड आई लव्ड इट। इसके अलावा इलियट स्टेबल करके भी एक जगह है, खाने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। स्काई टावर से 5 मिनट की वॉक पर है ये। चाहे आप स्काई टावर पर हो, इलियट स्टेबल पर हो, वायाडक्ट हार्बर पर हो या फिर कमर्शियल बे पर हो, इन सारी डेस्टिनेशंस के बीच में क्वीन स्ट्रीट कॉमन है। क्वीन स्ट्रीट ऑकलैंड की काफी बिजी स्ट्रीट है और यहाँ पर दुनिया के सारे बड़े ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक शॉपिंग इंथुसियास्ट हैं, क्वीन स्ट्रीट और इसके आसपास की जो स्ट्रीट्स हैं उसे एक्सप्लोर करना मत भूलिए। आपको एक दिन सिर्फ ऑकलैंड के सिटी सेंटर को कवर करने के लिए लगेगा, जिसमें से आधा दिन आपको स्काई टावर के लिए चाहिए। सेकंड डे के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो सी लाइफ एक्वेरियम जा सकते हैं, जहां पर पेंगुइन इनकाउंटर मुझे तो बहुत पसंद आया था। आप चाहे तो वाही के आइलैंड भी जा सकते हैं, के प्रियंका का प्लान कर सकते हैं, लेकिन के प्रियंका उल्टी डायरेक्शन में पड़ता है, इसीलिए मैंने उसको अपनी इस लिस्ट में नहीं रखा है। आप वायाडक्ट हार्बर के अराउंड क्रूजेस ले सकते हैं, एक दिन के ट्रिप भी मिलते हैं क्रूजेस में, तो आपके बजट को बहुत ज्यादा
इफेक्ट भी नहीं करने वाले। इसके अलावा बीच साइड में जो नाइट क्लब्स है और रेस्टोरेंट्स है वहां पर जाना मत भूलिए। 2 दिन से ज्यादा ऑकलैंड में बिताना है या नहीं इज अप टू यू। मेरे लिए 2 दिन इज मोर देन इनफ फॉर ऑकलैंड। इसके बाद कुछ लोग कोरोमंडल जाना सजेस्ट करते हैं। मैंने कोरोमंडल को अपनी लिस्ट में नहीं रखा है क्योंकि कोरोमंडल में ऐसा कुछ नहीं है जो आप बाकी जगह न्यूजीलैंड में कवर नहीं करेंगे। तो ऑकलैंड से 2 घंटे की ड्राइव करके आप सीधा आ जाइए हैमिल्टन में। हैमिल्टन सिटी काफी शांत है, छोटी सी सिटी है, लेकिन यहाँ पर गार्डन्स बहुत सारे हैं। और अगर आपको एक जगह हैमिल्टन सिटी में कवर करनी है तो आप हैमिल्टन जू जा सकते हैं। हैमिल्टन जू में आप राइनो, रेड पांडा और टाइगर का एनकाउंटर कर सकते हैं। यहाँ की एंट्री फीस करीब $26 के आसपास है, तो बहुत महंगा भी नहीं है। हैमिल्टन सिटी से करीब सेम दूरी पर लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में आ जाते हैं वाइटोमो केव्स और हॉबिटन। हॉबिटन ऑब्वियसली हॉबिटन ट्रायोलॉजी मूवीज का सेट है, तो वहां पर लोग जाना पसंद करते हैं। ये एक मस्ट टू डू डेस्टिनेशन है इन न्यूजीलैंड एंड डेफिनेटली वर्थ योर मनी। अलग अलग पैकेजेस हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सेम गोज फॉर वाइटोमो केव्स। अलग अलग पैकेजेस मिलते हैं। करीब $165 के आसपास आपको वाइटोमो केव्स का टूर पैकेज मिल जाता है। इस पैकेज में तीनों केव्स का गाइडेड टूर होता है। ये टूर करीब 2 घंटे का होता है और मैंने इस टूर को पहले नहीं किया है। आप चाहे तो हैमिल्टन सिटी में ना रुककर या तो हॉबिटन या तो वाइटोमो केव्स के पास रुक सकते हैं। हॉबिटन से आगे हम पहुंचेंगे रोटोरुआ। नाउ रोटोरुआ इज अ सिटी यू आर गोइंग टू लव। रोटोरुआ न्यूजीलैंड की स्पा डेस्टिनेशन कहलाती है। इस पर मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, तो आप चाहे तो रोटोरुआ सिटी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मेरी इन वीडियो से ले सकते हैं। ब्रीफली अगर आप सिटी सेंटर में हैं तो रोटोरुआ में ईट स्ट्रीट में जरूर जाना चाहेंगे। यहाँ पर एक ही जगह में काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ईट स्ट्रीट से 2 या 3 मिनट की वॉक पे आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट गार्डन। एंट्री फ्री है। गवर्नमेंट गार्डन्स के बगल में ही है पॉलिनेशियन स्पा, और क्योंकि ये सिटी सेंटर के बीच में है इसलिए थोड़ा महंगा भी है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर स्पा के लिए आपको अराउंड $200 पर पर्सन तक देना पड़ सकता है, लेकिन इससे चीपर ऑप्शंस भी हैं, बताती हूँ। गवर्नमेंट गार्डन्स के ऑपोजिट में ही एक म्यूजियम बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अर्थक्वेक सेफ्टी कंसर्न्स के कारण काफी टाइम से बंद रखा गया है। आप म्यूजियम क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रोटोरुआ की लेक पे। इस लेक पर काफी सारी एक्टिविटीज होती है, बट आई वुडंट सजेस्ट कि रोटोरुआ में आपको लेक एक्टिविटीज करें, क्योंकि एक्टिविटीज को करने के लिए इससे भी अच्छी डेस्टिनेशन हमारी लिस्ट में है। रोटोरुआ में कोइराओ पार्क नाम का एक पार्क है एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल पार्क। फ्री पार्क है, पब्लिक एक्सेस है। यहाँ पर गवर्नमेंट गार्डन्स मिस भी कर सकते हैं, कोइराओ पार्क को मिस मत करिए। आप चाहें तो सिटी सेंटर से करीब 20 मिनट की दूरी पर हेल्स गेट नाम का एक स्पा है, वहां पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पर पर्सन स्पा करीब $90 या $99 के आसपास में पड़ता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ का हेल्स गेट एक्सपीरियंस टूर भी ले सकते हैं, और ये पूरा टूर और स्पा का पैकेज आपको करीब $120 के आसपास में मिल जाता है। ये टूर मैंने पहले कवर किया है। आई लव दिस प्लेस। यहाँ पर जो पिक्चर्स आती हैं, ओ माय गॉड। अगर आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत अच्छी पिक्चर्स लेने के शौकीन हैं, देन हेल्स गेट को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आप चाहें तो हेल्स गेट पर मेरी बनाई हुई वीडियो भी देख सकते हैं। सिटी से जब आप हेल्स गेट की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ओकिरी फॉल्स भी पड़ता है। ये 3 वाटरफॉल्स और रिवर्स का ट्रैकिंग कॉम्बिनेशन है, तो आपको स्पेशल ट्रिप ओकिरी फॉल्स के लिए लेने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा 1-1.5 घंटे का स्टॉप विल बी ऑल दैट यू नीड। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। राफ्टिंग करते हैं तो ओकिरी फॉल मिस नहीं करना चाहेंगे, अदरवाइज यू कैन मिस दिस वन, क्योंकि आगे ताऊ में हम ऐसे सिमिलर चीजें करने वाले हैं। स्पा वगैरह के अलावा रोटोरुआ में रेडवुड ट्री टॉप वॉक भी है। इस जगह पर रेडवुड के 100 साल से भी ज्यादा पुराने पेड़ हैं, जहाँ पर स्विंगिंग ब्रिजेस हैं और इन ब्रिजेस में आप वॉक करते हैं। फोटोज लेने के लिए बहुत सुंदर जगह है। यहाँ के एंट्री चार्जेस है करीब $45। रोटोरुआ में अगर आपने 2 दिन का स्टे लिया है तो मोस्ट लाइकली आप सारे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस कवर कर लेंगे। अब आप रोटोरुआ से जैसे ही बढ़ेंगे वेलिंगटन की तरफ, यहाँ पर करीब आधे घंटे की दूरी पर आपको मिलेगा केरोसिन क्रीक। केरोसिन क्रीक बेसिकली फ्री स्पा ऑप्शन है। नदी बहती है जहाँ पे गर्म पानी आता है और पानी का टेम्परेचर करीब 35 से 45 डिग्री के बीच में होता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस सीजन में जा रहे हैं। केरोसिन क्रीक पर वीडियोस मेरे चैनल पर है, तो आप चाहें तो वीडियो से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप एक पेड लेकिन सस्ता ऑप्शन देख रहे हैं हॉट वाटर पूल का, तो आप जा सकते हैं वाइकिटी वैली। अगेन वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये जगह भी पिक्चर्स लेने के लिए बेस्ट है। हो सके तो पब्लिक हॉलीडेज को और वीकेंड्स को अवॉइड करिए, अदरवाइज यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। इसके बाद आप अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हैं ताउपू के लिए। रोटोरुआ सिटी से लेक ताउपू की दूरी करीब 1 घंटे की
ड्राइव है। नाउ लेक तापू इज अनदर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन इन न्यूजीलैंड और इसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहेंगे। बहुत सुंदर जगह है और इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर है। लेक तापू में आप ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे वो जेट बोट राइडिंग हो, स्काई डाइविंग हो, बोट हायर हो, पैराग्लाइडिंग हो, कुछ भी, देयर इज नो लिमिट। ऑन एन एवरेज आपको $200 पर पर्सन का एक्टिविटी चार्ज लेके चलना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये वेरी करेगा अगर आप एक्टिविटीज को शेयर कर रहे हैं तो। लेक तापू में बहुत सारे क्रूजेस भी चलते हैं, डे टाइम, इवनिंग टाइम, नाइट टाइम। तो यहाँ पर आप एक रोमांटिक गेट अवे के लिए भी जा सकते हैं विद इन बजट। एक्टिविटीज के अलावा अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हुक्का फॉल्स में डेफिनेटली जाना चाहेंगे। इसके अलावा आप माओरी रॉक कार्विंग्स को भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। माओरी रॉक कार्विंग्स के लिए स्पेशल बोट्स चलती हैं, करीब $40 या $45 पर पर्सन का चार्ज यहाँ पर लगता है। अगेन इन सब डेस्टिनेशंस पर वीडियोस मेरे चैनल पर हैं। लेक तापू में 1 से 2 दिन बिताने के बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं वेलिंगटन के लिए। बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप टोंगारीरो पार्क में ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं। टोंगारीरो पार्क, यहाँ का ब्यूटीफुल सीनिक व्यू आपको थ्रू आउट द ड्राइव दिखेगा। अगर आप ट्रैकिंग के लिए रुकना चाह रहे हैं फाइन, नहीं रुकना चाह रहे तो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। लेक तापू से वेलिंगटन के बीच में बहुत सारी वाइनरीज हैं, तो अगर आप चाहें तो पामिस्टर नॉर्थ में रुककर आसपास की वाइनरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर वाइनरीज को एक्सप्लोर करने के ऑप्शंस आगे भी मिल जाएंगे। ये पूरी ड्राइव बहुत सुंदर है और लेक तापू से वेलिंगटन के बीच की ड्राइव करीब 4.5 घंटे की पड़ती है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का कैपिटल है और यहाँ पर आप 1 से 1.5 दिन के बीच में बिताना चाहेंगे। मेन डेस्टिनेशन जो यहाँ पर कवर करने के लिए है वो है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड पार्लियामेंट। यहाँ का फ्री टूर आप बुक कर सकते हैं, एडवांस बुकिंग्स जरूरी है। तिपापा म्यूजियम जो यहाँ का वन ऑफ द ब्यूटीफुल म्यूजियम है, ये उन बोरिंग म्यूजियम्स की तरह नहीं है, काफी इंटरैक्टिव म्यूजियम है और बिल्डिंग भी काफी अच्छी है, वाटरफ्रंट के अगेंस्ट है, तो काफी सुंदर एरिया है। जिस दिन आप वेलिंगटन में है, अगर वो सनी डे है तो वाटरफ्रंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स की एक लंबी चेन है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन है तो वाटरफ्रंट में आपके लिए खाने की ऑप्शंस थोड़े से कम होंगे। इसके अलावा वेलिंगटन में आप केबल कार एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बोटेनिकल गार्डन को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ की स्पेस ऑब्जर्वेटरी में जा सकते हैं, और इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, तो आप चाहें तो इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। 1 से 1.5 दिन वेलिंगटन में बिताने के लिए बहुत है। अब आपकी नॉर्थ आइलैंड की ट्रिप खत्म होती है वेलिंगटन में। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपनी कार को फेरी के थ्रू नॉर्थ आइलैंड से साउथ आइलैंड के बीच में लेके जा सकते हैं, या फिर अपनी कार को यहीं छोड़ दीजिए और साउथ आइलैंड में दूसरी कार ले लीजिए।